हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जीएसटी का सेक्शन 1 से लेकर 7 तक पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन 7 है जो सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। उस पर मैं ज़्यादा टाइम लूँगा। बाकी 1 2 3 जो है बेसिक सा है, उसे भी हल्का हल्का एक्सप्लेन करूँगा। यह वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीए का, इंटर का, फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, मामूली सा बिजनेसमैन हो या एक कॉमन पर्सन क्यों ना हो, उन्हें भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं सेक्शन पढ़ाने वाला हूँ। सेक्शन यानी कि जीएसटी का नींव। जीएसटी को समझना है, जीएसटी को समझना है तो सेक्शन पढ़ना जरूरी है, सेक्शन को जानना जरूरी है। ऊपर से सेक्शन में भी इम्पोर्टेंट सेक्शन को जानना बहुत जरूरी है। ओके, आप एक बिजनेसमैन हो या आप एक अकाउंटेंट हो, किसी कंपनी का आप अकाउंट संभालते हो, लेकिन आपको सेक्शन की समझ नहीं है, सेक्शन आप नहीं पढ़े हो, तो फिर अकाउंट संभालना मुश्किल हो सकता है। फिर आपको जीएसटी वाले का नोटिस आ सकता है, इनकम टैक्स वाले का नोटिस आ सकता है। क्योंकि जीएसटी मीन्स होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि गुड्स और सर्विस का आप सप्लाई करोगे तो टैक्स लगेगा। लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि गुड्स क्या है, सर्विस क्या है। हमने जो एक्टिविटी किया है, हमने जो सेल किया है, परचेस किया है, वो गुड्स है कि सर्विस है, क्या है, वो सब कहाँ लिखा हुआ है? वो सेक्शन में लिखा हुआ है। सेक्शन ही डिफाइन करता है कि कौन सी एक्टिविटी गुड्स है, कौन सी एक्टिविटी सर्विस है, या कौन सी एक्टिविटी दोनों से बाहर है, ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है, और बाहर है तो इस पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, कितना लगेगा, सब कुछ। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट बताया गया है। सेक्शन 1 सिंपल सा है कि इसमें आपको टाइटल्स यानी कि सीजीएसटी एक्ट 2017 लिखा गया। एक्ट आया हुआ है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017। एक्सटेंट यानी कि सेक्शन 1 में ही आपको बताया गया कि जीएसटी है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, पर ऐसा सिचुएशन हुआ कि आप समझो कि अदर सारे स्टेट में जीएसटी है। जीएसटी के थ्रू आप बिजनेस करते हो तो परचेस के टाइम आपको इनपुट मिलता है और सेल के टाइम आपको आउटपुट मिलता है। लेकिन आप अगर विदाउट जीएसटी से परचेस करते हो, यानी कि जितने भी जीएसटी वाले स्टेट थे वो जम्मू कश्मीर से, जो जहाँ पे बिना जीएसटी है वहां से परचेस करते तो उन्हें इनपुट नहीं मिलता, भले वो सेल कर सकते थे जम्मू कश्मीर में। तो सब लोग जीएसटी वाले अदर स्टेट और जम्मू कश्मीर से बिजनेस नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास जीएसटी नहीं था। ये बात जम्मू कश्मीर को समझ के आई, फिर अगले ही 1 वीक के अंदर में वहां भी जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जीएसटी पूरे होल इंडिया में एप्लीकेबल है। ओके, तो ये रहा सेक्शन 1। इसमें कमेंसमेंट लिखा हुआ है कि ये जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है। ओके, ऐसे वीडियो बहुत सारा है, पर इसमें मैं सिर्फ मेनली सेक्शन कवर करूंगा। आपके माइंड में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, सवाल आ रहे होंगे, लेकिन वो अलग टॉपिक से रिलेटेड होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड होगा, कुछ भी होगा, आप कमेंट करिएगा, मैं उनका उस क्वेश्चन का आंसर करूंगा। ओके, तो सेक्शन 1 आप कंप्लीटली समझ गए होंगे कि इसमें टाइटल्स, एक्सटेंट, कमेंसमेंट लिखा हुआ है। अगर आप इसको सेक्शन 1 को बांटोगे तो
क्या कर सकते हैं इसमें, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। ऑब्जेक्टिव भी टाइप से आ सकता है कि सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा गया है, सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में, सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 में क्या लिखा गया है, तो आप मेनली बता सकते हो। ओके, मैं अब आगे चलता हूं। अब बात आती है सेक्शन 2। सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है। इससे जितने भी सेक्शन हैं उसमें से सबसे बड़ा सेक्शन बोला जाता है। जीएसटी में जितने सेक्शन हैं, सेक्शन 2 को सबसे बड़ा सेक्शन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 2 में डिफिनीशन लिखा गया है। ओके, डिफिनीशन लिखा गया है। आपको जीएसटी में जो भी टर्म यूज होता है, आपको उसका डिफिनीशन जानना है, तो आप सेक्शन 2 के अंदर जाओ, उस सब सेक्शन में आपको उसका डिफिनीशन मिल जाएगा। जैसे जीएसटी में गुड्स का हमको डिफिनीशन जानना है, तो मैं क्या करूंगा, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 52 में जाऊंगा और मुझे वहां पे गुड्स का डिफिनीशन लिखा होगा, और उसके अकॉर्डिंग मैं गुड्स का डिफिनीशन लिख सकता हूं और आगे किसी को बता सकता हूं कि गुड्स का एक्चुअल में जीएसटी में क्या डिफिनीशन होता है। आप ऐसे रियल में नहीं बता सकते हो, ठीक है। रियल में है बिजनेस के लिए जो भी चीज आप सेल करते हो वो गुड्स हो जाता है, लेकिन जीएसटी में सेक्शन के अकॉर्डिंग जो डिफाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 2 में डिफिनीशन लिखा गया है। गुड्स के लिए 52 है सब सेक्शन। इसको पढ़ते ऐसे हैं, सब सेक्शन 52 सेक्शन 2 का में गुड्स का डिफिनीशन है। इस तरह आपको सर्विस का डिफिनीशन जानना है। सर्विस का डिफिनीशन जानना है तो सबसेक्शन 102 सेक्शन 2 में आपको सर्विस का डिफिनीशन आएगा। मैं यहाँ पे हल्का सा गुड्स का डिफाइन करना चाहता हूँ क्योंकि पढ़ हम लोग यही रहे हैं। ओके, गुड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल थिंग्स, यानी कि जो भी चीज मूव करेगा वन पैलेस से दूसरे पैलेस पे, वन प्लेस से सेकेंड प्लेस पे मूव करेगा, उसे हम गुड्स बोलेंगे जीएसटी के टर्म में। ओके, आप जैसे कि ऐसा नहीं कि आप किसी का प्रॉपर्टी है, मकान है, तो उसे गुड्स बोल दो, नहीं नहीं, उसे आप मूव नहीं करा सकते हो कि चलो भाई इसको मूव करके वहां कर दे यहाँ कर दे, ऐसा नहीं, ठीक है। कोई कोई इंस्टीट्यूट है, कंपनी है, फैक्ट्री है, ये सब मूवेबल नहीं है, तो इसे आप गुड्स नहीं बोल सकते हो, ठीक है। आपको एग्जाम में आप प्रिपरेशन कर रहे हो और वहां पे आ जाए कि गुड्स का डिफिनीशन लिखो, तो बेहतर ये रहेगा आप सेक्शन के साथ लिखो। सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 अकॉर्डिंग गुड्स एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल थिंग्स इज कॉल्ड गुड्स। ओके, और सर्विस थिंग गुड्स के अलावा जितना भी है सब सर्विस में आ जाएगा। ओके, आप मुझसे ये डिबेट मत कर लेना कि नहीं आपने तो बोले थे कि गुड्स के अलावा जितना है सबको सर्विस में कर दूंगा, लेकिन कुछ ऐसे भी है न तो वो गुड्स में आता है न सर्विस में आता है, उसे दोनों तरफ से बाहर किया गया है। वो हमें शेड्यूल 2 जब पढ़ेंगे आगे, तो शेड्यूल मतलब कि शेड्यूल 2 में कुछ और लिखा हुआ है, मैं भाग गया। मतलब कि कुछ न तो गुड्स होगा न सर्विस होगा, ये दोनों से बाहर रखा गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि गुड्स में क्या क्या इंक्लूड है। एक्सनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, थिंग्स अटैच टू लैंड एग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सप्लाई। सप्लाई से पहले वो लैंड से अटैच है, धरती से। अब जैसे चना, दाल, गेहूं, ये सब भी गुड्स हैं। ओके, तो एक्सनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ये सब गुड्स होते हैं। क्या गुड्स नहीं होते हैं? तो मनी। अब ऐसा नहीं कि मनी को आप सर्विस बोल दो। मनी जो पैसे होते हैं, कागज के नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, करेंसी, ये सब मनी होते हैं, तो इसे गुड्स से बाहर रखा गया है।
लेकिन एक होता है निमिस्टिक वैल्यू। मनी का ही निमिस्टिक वैल्यू होता है, यानी कि कोई कोई व्यक्ति को आप देखते होंगे कि वो पुराने नोट को इकट्ठा करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं। और कोई कोई ऐसा पर्सन होता है जो पुराने नोट्स पैसे को क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो पुराने सिक्के को जमा करके जब वो सेल करने जाएंगे तो उस समय उस पुराने नोट को गुड्स मानेंगे। ओके, ऐसे जनरली मनी को हम लोग गुड्स से बाहर रखे हैं। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3, 4, 5, 6 एक ही कैटेगरी का है, ऑफिसर से रिलेटेड होता है कि जीएसटी के अंदर ऑफिसर, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कौन कौन से जीएसटी के अंदर ऑफिसर आएगा, क्या पावर होगा, क्या अथॉरिटी होगा, वो सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 ये चारों रिलेटेड हैं। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। सेक्शन 3 बताता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर, जीएसटी के अंदर कौन कौन से ऑफिसर आएंगे। ओके, पक्का बन। सेक्शन 3 ये बताता है कि जीएसटी के अंदर कौन कौन से ऑफिसर आएंगे। तो लिस्ट है, पढ़ लो। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। मैंने ये लिस्ट आपको पढ़ लेने के लिए, ये कुछ ऑफिसर आते हैं। आप आगे चलकर फ्यूचर में आप अकाउंटेंट बनते हो, सीए बनते हो, किसी कंपनी के तौर पे फाइनेंस एडवाइजर कुछ भी बनते हो, तो आपका इसका सामना जरूर करना पड़ता होगा। आपको इनके पास जाना होता होगा और कुछ आपसे मतलब कि आपकी कंपनी कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो मैनेज करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए आपको इनसे सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन द फ्रंट कैमरा कुछ इलीगल बता नहीं सकता हूं मैं। ओके, तो ये ऑफिसर है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, देख लो। सेक्शन 4, 5, 6 थोड़ा सा डिफरेंस समझ सकते हो। सेक्शन 4 में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर, उसका अपॉइंटमेंट होता है। सेक्शन 5 में पावर मिलता है कि भाई अपने से नीचे लेवल का अपॉइंट कर सकते हो, पावर दे सकते हो। सेक्शन 6 जो होता है ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिसर्स, इसको थोड़ा समझना जरूरी होता है। सेक्शन 6 जो है वो बताता है कि अगर किसी मुद्दे पे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जो है स्टेट डिपार्टमेंट डिसीजन दे दिया है तो उस डिसीजन को सेंट्रल गवर्नमेंट मानेंगे। इसका उल्टा भी होगा, यानी कि मान लो किसी एक पर्सन जो है उस पर नोटिस निकला है, स्टेट जो है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट जो वहां पर जाकर छापामारी जो भी है वो करके आ गया है, तो ऐसा नहीं कि उस केस पे सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएगा वहां पे, चल भाई निकाल निकाल, क्या क्या मिस्टेक है ये देख, नोटिस आया, ऐसा नहीं। कोई एक ही जा सकता है और एक ही है तो दोनों मान लेंगे। ओके, इस सेक्शन 6 में लिखा गया। टाइम बचेगा भाई, लेंदी उंदी। अब बात करते हैं सेक्शन 7। बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेक्शन 7 जो है सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। आज इस वीडियो में पूरा यही पढ़ेंगे, सेक्शन 7 को डिटेल में। ऐसे इसको ऊपर ऊपर तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपको गहराई से समझ में आएगा, क्योंकि सेक्शन 7 सप्लाई को बताता है। आपको जीएसटी का डिफिनीशन ही पड़ेगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई होगा तभी टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो सप्लाई है कि नहीं, गुड्स का सप्लाई है कि सर्विस का सप्लाई है कि दोनों का सप्लाई है कि नहीं, सप्लाई को बताता है सेक्शन 7। इसलिए सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें आपको टैक्सेबल इवेंट और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आता है डिफिनीशन, आप इसको जान लीजिएगा। ओके, टैक्सेबल इवेंट बताता है कि वो इवेंट जिसपे टैक्स एप्लीकेबल होगा, कि भाई चलो अब तुमने सेल कर दिया, किसी को गुड्स भेज दिया, अब क्या है कि टैक्स लगेगा तुम पे। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का था कि किस टाइम से लगेगा, जब आप इनवॉइस करोगे। तो ये अलग से टॉपिक है, चैप्टर है जो बाद में पढ़ेंगे। अभी सेक्शन 7
इसमें बहुत सारे सबसेक्शन आएंगे, क्लोज आएंगे और यहाँ तक कि शेड्यूल भी आएंगे। जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। आप कहीं पे जाते हो, इसको शुद्ध रूप से पढ़ना ऐसे जाता है ताकि किसी को बता पाओ। जैसे आपको बताना है किसी को सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए बताना है, तो ऐसे पढ़ा जाता है कि सबसे पहले क्लोज को पढ़ा जाता है, क्लोज ए सबसेक्शन 1 सेक्शन 7। ठीक है, इसमें ए लिखा गया है। ओके, चलो बात करते हैं। तो सबसेक्शन 1 क्लोज ए में लिखा गया है एनी एक्टिविटी बाय अ पर्सन विथ कंसिडरेशन अंडर सप्लाई। यानी कि कोई भी एक्टिविटी, बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी हो, किसी एक पर्सन के द्वारा कोई भी एक्टिविटी किया जा रहा हो और कंसिडरेशन के बदले हो। कंसिडरेशन मतलब कुछ दिए तो कुछ लिए, लेन देन। कंसिडरेशन मतलब होता है लेन देन। आप किसी को कुछ चीज दिए हो, उस चीज के बदले वो पैसे दे, टाइम दे या कुछ गुड्स दे दे, यानी कि दिए तो उसके बदले कुछ दे रहा है, यानी कि कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कहूँ कि गुड्स का सप्लाई होगा कि सर्विस का, बस मैं ये बोला हूं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए बताता है कि एनी एक्टिविटी, चाहे वो बार्टर हो, सेल हो, ट्रांसफर हो, लीज हो, रेंटर हो, कंसिडरेशन के बदले हो तो उसे सप्लाई माना जाएगा। ओके, आपको ये सब याद भी रखना है। ये तो सिंपल सप्लाई का आपने पढ़ लिए, लेकिन कहाँ लिखा गया है वो भी पॉइंट नोट डाउन करना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, आप हल्का हल्का इजी सा भी उसे छोड़ कर आ जाओगे। मन क्या चालू कर दे। ओके, गर्मी पता नहीं क्यों ज्यादा हो रहा है, कोई नहीं। तो सेक्शन 7 आप क्या हो समझ गए, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। अब बात करते हैं सबसेक्शन 1 क्लोज ए में ही क्लोज डबल ए। डबल ए का मतलब ये समझो कि इससे बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, अगर क्रम से होता तो ए के बाद बी होता है, लेकिन ये डबल ए है यानी कि बाद में ऐड किया गया है। ये बताता है कि एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू मेंबर्स कंस्टिट्यूट वाइस वर्सा फॉर कैश एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन अंडर सप्लाई। जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज डबल ए जो है बताता है कि आप पर्सन हो, ठीक है, आप किसी मेंबर को आप मतलब कि ऐसा समझो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ सिंपल सा। जैसे एक सोसाइटी है, चलो और एग्जांपल तोड़ के बताता हूँ। भीरे जेठालाल आप देखे होंगे, जेठालाल में भीरे जो होता है सोसाइटी का वो होता है, हेड होता है। तो वो हर एक घर से मेंटेनेंस चार्ज लेता है। ठीक है, वो अपना सर्विस देता है, फिर मेंटेनेंस चार्ज लेता है। उस मेंटेनेंस चार्ज में वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए हो या घर का टूट फूट रिपेयर करवाए हो, तो इससे भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, पहले नहीं था लेकिन बाद में इसको ऐड किया गया, तभी डबल ए है। यानी कि कोई मेंबर हो, क्लब है, और क्लब में प्रत्येक मेंबर, क्लब जो है वो प्रत्येक मेंबर को सर्विस दे रहा है और सर्विस के बदले में प्रत्येक मेंबर से पैसे ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो सप्लाई हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज बी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन इज ट्रीटेड एज सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विस यानी कि आप किसी दूसरे कंट्री से, फॉरेन से सर्विस इंपोर्ट करते हो विथ कंसिडरेशन, उस सर्विस के बदले कुछ देते हो, पैसे कुछ भी देते हो, तो वो सप्लाई माना जाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ सर्विस के लिए लिखा गया है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे देश से मंगाते हो, कोई सामान मंगाते हो तो उसकी अलग बात है,
वो अलग डिपार्टमेंट हो गया, कस्टम ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी कुछ अलग हो गया वो। लेकिन आप सर्विस लेते हो, सर्विस कैसे लोगे? फॉरेन के टीचर से क्लास ले लिए, कोई सॉफ्टवेयर परचेस कर लिए, कोई एडवाइस या कोई लीगल, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस। यानी कि आप फॉरेन से बहुत सारे तरह तरह के सर्विस इंपोर्ट करते हो और उसके बदले कुछ पे करते हो, तो वो सप्लाई माना जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? से सेक्शन 7 क्लोज, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी के अकॉर्डिंग। ओके, अब क्लोज सी पढ़ते हैं। सॉरी, क्लोज सी कहता है कि शेड्यूल 1 में जो कुछ भी लिखा हो उसे सप्लाई मानेंगे। शेड्यूल 1 में जो कुछ भी लिखा हो उसे सप्लाई मानेंगे, भले उसमें कंसिडरेशन हो ना हो, उसे मतलब नहीं। विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 में जो लिखा है सप्लाई मान लो, आंख बंद करके। शेड्यूल 1 पढ़ेंगे आगे, बस इतना है कि आपको याद रखना है कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी ये बताता है कि शेड्यूल 1 में जो लिखा है उसे हम लोग सप्लाई मानेंगे, चाहे कंसिडरेशन ना हो या ना हो। ओके, कंसिडरेशन होगा तो भाई तो सप्लाई है ही है। विदाउट कंसिडरेशन रिटेन इन शेड्यूल 1 एज ए ट्रीटेड सप्लाई। ओके, सेक्शन 7(1)(d) क्लोज टी जो है परमानेंट क्लोज हो गया, मतलब कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्लोज हो गया। सेक्शन 7(1)(d) इसमें बताता था कि शेड्यूल 2 में जो लिखा है उसे सप्लाई मान लो। अर्लियर एक्टिविटी, मतलब कि शेड्यूल 2 में जो एक्टिविटी हो रहा है शेड्यूल 2 में उसे सप्लाई मान लो। तो इसको क्लोज कर दिया गया कब? 1 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2019 को इसको बंद कर दिया गया। तो शेड्यूल 2 में ऐसा क्या लिखा गया था आगे पढ़ेंगे हम लोग शेड्यूल 2 को, लेकिन ऐसा मोटा समझिए शेड्यूल 2 में लिखा गया था कि कोई सप्लाई हो रहा है तो सप्लाई को क्लासिफाई करता है कि सप्लाई हो रहा है तो गुड्स का हो रहा है कि सर्विस का हो रहा है। तो पहले तो भाई सप्लाई आ गया ना, सप्लाई के बाद ना शेड्यूल 2 बताएगा कि भाई ये गुड्स का सप्लाई हुआ है कि सर्विस का सप्लाई हुआ है। क्योंकि मार्केट में, रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको समझ नहीं आएगा कि इसको गुड्स माने कि सर्विस माने। तो उस टाइम शेड्यूल 2 जो बताता है, शेड्यूल 2 जो बताता है वही हम लोग को मानना पड़ता है। ठीक है, लॉजिक देखा जाए तो आप रेस्टोरेंट में जाओगे, रेस्टोरेंट वाले से बोलोगे भाई एक पिज़्ज़ा प्लेट ला दे, खा लोगे और पेमेंट करोगे तो बिल पे देखागा सर्विस लिखा है। तो वो ये क्या, मैं तो पिज़्ज़ा खाया ना, तो गुड्स हुआ, तो सर्विस टैक्स क्यों? गुड्स टैक्स होना चाहिए, इसे गुड्स मानना चाहिए, लेकिन नहीं है। शेड्यूल 2 बोलता है नहीं इसे सर्विस मानेंगे, क्योंकि वो पिज़्ज़ा तो दिया है, पिज़्ज़ा के साथ तुम्हें सर्विस दे रहा है, वो एक्चुअल में वो तुम्हें सर्विस दे रहा है। क्योंकि वही पिज़्ज़ा तुम रोड साइड खाओगे, कहीं और खाओगे तो सस्ता पड़ेगा, लेकिन रेस्टोरेंट में बैठ के खाओगे तो वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि वो पिज़्ज़ा के साथ तुम्हें सर्विस दे रहा है, एसी दे रहा है, कूलर दे रहा है, टेबल फैन दे रहा है, अच्छे से ग्रीटिंग कर रहा है, हेलो सर, रिस्पेक्ट दे रहा है, ये सब क्या है? अच्छे मैनर दे रहा है, ये सब सर्विस है। तो रेस्टोरेंट में जो परोसा जा रहा है वो गुड्स नहीं है, सर्विस है। शेड्यूल 2 उसको क्लैरिफाई कर दिया। और भी एग्जाम्पल है, जैसे आप देखते होंगे कोई बिल्डर है, क्या करता है, आपसे पैसे ले लेगा, कहेगा भाई साहब मैं ना आपको 10 लाख में, 20 करोड़ में एक मकान इतना 3 BH का, 5 BH का दे दूंगा आपको। तो बोलोगे ठीक है, तो वो बोलेगा इतना पैसा लगेगा, तो फिर आप कहोगे नहीं नहीं इतना पैसा नहीं है, तो बोला कोई नहीं, आप मुझे इंस्टॉलमेंट करके दे दो, EMI पे दे दो, बंद कर दो, EMI पे दे दो। तो क्या करेगा, वो पैसे लेगा, उस पैसे से वो क्या करेगा, जमीन पे मकान बनाते जाएगा। और जब मैं पूरा पेमेंट कर दूंगा
तो वो कहेगा लीजिए आपका मकान, ये रहा आपका मकान। तो आप क्या कहोगे, ये तो भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया है, यानी कि ये गुड्स नहीं है। और लेकिन ये सर्विस शेड्यूल 2 बोलता है इसको, क्योंकि इसमें बिल्डर जो है ना आपको मकान नहीं बेचा है, बल्कि वो आपका पैसे लेकर मकान तैयार करके दिया है, यानी कि वो आपको सर्विस सेल किया है, तो ये सर्विस है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसलिए शेड्यूल 2 को लाया गया। ठीक है, तो सेक्शन 7(1) क्लोज टी को क्लोज कर दिया गया और उसके बदले लाया गया सेक्शन 7(1)(a). 1 में शेड्यूल 2 को ऐड कर दिया गया। सेक्शन 1 जो है वो तो सप्लाई बताता है, लेकिन सप्लाई वो गुड्स का है कि सर्विस का है वो 1A से पता चलता है आपको। तो यहां तक आप अभी सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 पढ़ लिए हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं सबसेक्शन 2। क्या पढ़ते हैं? सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 जो है ना एक्सक्लूड है, यानी कि इसमें क्या है कि जीएसटी से जो बाहर है, एक्सक्लूड सर्टेन एक्टिविटी फ्रॉम द स्कोप ऑफ सप्लाई, यानी कि जो सप्लाई से बाहर है वो सबसेक्शन 2 में लिखा गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि सेक्शन 7 का कौन सा सबसेक्शन है जो आउट ऑफ स्कोप सप्लाई है, यानी कि सप्लाई से बाहर को बताता है, यानी कि जो सप्लाई नहीं है वो बताता है। वो कौन सा? सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 में भी आपको दो चीज, क्लोज ए क्लोज बी मिलेगा। क्लोज ए बताता है, आपको याद रखना है लिंक करते हुए, कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 का क्लोज ए बता रहा हूं। क्लोज ए बताता है कि शेड्यूल 3 में जो लिखा है, जो भी कुछ लिखा है उसे सप्लाई से बाहर रखेंगे, जीएसटी से बाहर रखेंगे, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। शेड्यूल 3, अब शेड्यूल 3 में क्या क्या लिखा है वो पढ़ेंगे शेड्यूल जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। 2 का मैंने हल्का सा जिक्र भी किया हूं, लेकिन आगे जब पढ़ेंगे शेड्यूल तब बताएंगे। बस इतना याद रखना कि सबसेक्शन 2 क्लोज ए में लिखा है, शेड्यूल 3 में जो कुछ भी लिखा है उसे आउट ऑफ जीएसटी, आउट ऑफ सप्लाई रखेंगे बस। और क्लोज बी में है वही कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, वो पब्लिक अथॉरिटी के लिए कुछ भी काम करता है, उसे भी जीएसटी यानी कि क्या करेंगे, उसे भी एग्जेम्प्ट रखेंगे, सप्लाई से बाहर रखेंगे। आप खुद लॉजिक मिलाओ। नरेंद्र मोदी हम लोग के लिए सर्विस दे रहे हैं, नियम ला रहे हैं, डेली कुछ उठकर सुबह उठकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कहो कि जीएसटी डिपार्टमेंट कहे भाई आपने जो पब्लिक के लिए कुछ काम किए हो ना, उस काम का सर्विस दिए हो, उसका टैक्स बना, टैक्स दे दो, चल बे। यानी कि जो भी गवर्नमेंट बॉडी है, एमएलए है, एमपी है, ये सब काम करेगा, ये सबको जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। ओके, नहीं तो इसका कोई हिसाब ही नहीं लगेगा। ओके, तो शेड्यूल 2 हमने, सॉरी, सबसेक्शन 2 हमने पढ़ लिया, ये एग्जेम्प्ट रिलेटेड है, फिर कभी पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं सबसेक्शन 3। कर empowers the government on recommendation GST council to notify transfer to treated either as a supply of goods, supply of service। कह रहा है कि सबसेक्शन 3 में लिखा गया कि जो भी कुछ जीएसटी काउंसिल के अकॉर्डिंग है ना, जो ट्रांजेक्शन है वो बिना दिमाग लगाए हुए जीएसटी काउंसिल बता दिया है कि भाई इसे आप सप्लाई, इसे गुड्स मान लो, इसे सर्विस मान लो। ठीक है, जो शेड्यूल 2 में लिखा गया है, यानी कि ट्रांजेक्शन हो रहा है तो गुड्स का हो रहा है कि सर्विस का हो रहा है, वो जीएसटी काउंसिल बताएगा, वो मान लेना। ठीक है, ओके। तो यहां तक मैंने सबसेक्शन 3 कंप्लीट। अब शेड्यूल का पढ़ने की बारी। शेड्यूल जो है कहने के लिए छोटा है, लेकिन डिटेल में पढ़ोगे तो बड़ा ही नजर आएगा। ओके, तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में डीम्ड सप्लाई को बताया गया। डीम्ड एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन।
कह रहा है शेड्यूल 1 में डीम सप्लाई, यानी कि विदाउट कंसिडरेशन कोई एक्टिविटी हो रहा है उसे सप्लाई बोल रहे हैं तो वो डीम्ड सप्लाई है। यानी कि विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कुछ लिए सप्लाई हो रहा है उसे डीम्ड सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, आपको ऐसा कैसे होता है विदाउट कंसिडरेशन? बहुत सारा होता है। कोई बिजनेसमैन है, अपना एसेट क्या किया, बिजनेस का जो गुड्स है अपना फैमिली मेंबर को दे दिया, ले भाई तू यूज कर ले। पैसा लगा, पैसा दिया फैमिली वाला, नहीं दिया, लेकिन इसे भी सप्लाई माना जाएगा। सरकार को टैक्स चाहिए क्योंकि तुम कस्टमर को दो या फैमिली मेंबर को दो, ये भी सप्लाई है, यानी कि ये डीम्ड सप्लाई है। फिर कभी होता है कि आपका 2 ब्रांच है, कोई बिजनेसमैन है उसका 2 ब्रांच है, एक दिल्ली में ब्रांच है, एक अदर स्टेट मुंबई में ब्रांच है। तो वो क्या करेगा, अपना दिल्ली का जो सामान है वो मुंबई भेजेगा। कमाई हो रहा है, कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये भी सप्लाई है। ओके, डीम्ड सप्लाई का डिफिनेशन लिख सकते हो, विदाउट कंसिडरेशन हैपन एनी एक्टिविटी अंडर सप्लाई। मतलब उल्टा पुल्टा डिफिनेशन है, बस समझने के लिए है कि एनी एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन इज कॉल्ड डीम्ड सप्लाई। अब शेड्यूल 1 का भी बहुत सारा क्लोज है। शेड्यूल 1 में कितना क्लोज है या सब में लिखा हुआ है कि शेड्यूल 1 में आखिर क्या क्या लिखा है, जो शेड्यूल में क्या क्या घटित हो रहा है जिसे हम क्या मान सकते हैं, सप्लाई मानेंगे। क्या क्या है? पहला है क्लोज 1 में लिखा है परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड इज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। क्लोज 1 में लिखा है परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट है, बिजनेस एसेट है, उसमें मतलब आईटीसी लिए हैं परचेस के टाइम, तो वो बिजनेस एसेट है, उसको क्या कर रहे हैं, परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर मतलब कि किसी अपने आदमी को दे रहे हैं, किसी भाई बंधु, किसी दोस्त यार, कोई रिलेटेड पर्सन हो, डिस्टिंक्ट पर्सन हो, ठीक है, रिलेटेड डिस्टिंक्ट बताएंगे, ठीक है, उसे आप क्या कर रहे हो, परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, या बिजनेस एसेट को डिस्पोजल कर रहे हो, यानी कि डिस्पोजल में तो कि गायब कर रहे हो, ठीक है, खराब हो गया उसको कबाड़ा में बेच रहे हो, तो ये भी क्या है, सप्लाई माना जाएगा। जब उस पर आपने आईटीसी क्लेम किया हो तो उसे भी सप्लाई माना जाएगा। एक क्लोज 1 में लिखा गया है, ठीक है। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एसेट, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड इज ट्रीटेड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। ओके, तो क्लोज 1 का ये हो गया, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल भी लिखा था, से कंपनी ने प्रिंटर खरीदा था, प्रिंटर पे आईटीसी क्लेम किया हुआ था, और क्या हुआ कि प्रिंटर किसी को गिफ्ट दे दिया, एम्प्लॉय को, ले जा तू खुश रह। तो गवर्नमेंट बोलेगा नहीं 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 नहीं, तुमने गिफ्ट दिया वो बात सही है, लेकिन इस प्रिंटर पे तुम आईटीसी क्लेम किए हुए हो, सो ये सप्लाई माना जाएगा। ओके, क्लोज 2 शेड्यूल 1 ही पढ़ रहे हैं, शेड्यूल 1 का ही क्लोज 2 पढ़ रहे हैं। सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन इन कोर्स फर्दरनेस ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन। कह रहा है सप्लाई हो रहा है रिलेटेड पर्सन के बीच, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच, किसके पर्पस, फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने के पर्पज से, बिजनेस को ग्रो करने के, रिलेटेड पर्सन है। आप क्या कर रहे हो, विदाउट कंसिडरेशन, अपने रिलेशन में किसी को गुड्स दे रहे हो, या दूसरे जगह आप डिस्टिंक्ट मतलब दूसरे एरिया, दूसरे प्लेस पे, ऑफिस में अपना गुड्स सप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। दिल्ली ब्रांच टू ट्रांसफर गुड्स मुंबई ब्रांच, सेम कंपनी, डिस्टिंक्ट पर्सन है, डीम्ड सप्लाई है, जीएसटी एप्लीकेबल है। एक गिफ्ट की बात आ गया, ऊपर पढ़ रहे थे ना, प्रिंटर गिफ्ट दे दिया था,
तो वही है गिफ्ट अप टू 50K। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर आपको पता है कब से कब स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर में कोई कंपनी जो है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर उससे बोलते हैं जो काम देता है, बॉस हो जाएगा, जो एम्प्लॉयर है, मालिक है, वो एम्प्लॉई जो काम कर रहा है उसको साल भर में 50 से ज्यादा अगर गिफ्ट दे दिया तो वो सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। और 50 से कम दिया तो उसे सप्लाई नहीं मानेंगे, जीएसटी से बाहर रहेगा। वही ये लिखा गया है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में। अब ऐसा नहीं कि तुम एक ही बार में 50 ज्यादा दे दो या थोड़ा 10-10 करके भी दो, सबको फाइनेंस में काउंट करेंगे। 50 से ज्यादा आया तो सप्लाई माना जाएगा, ओके। और एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर टू टाइप्स, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन और वॉलेंटरी गिफ्ट्स। यही है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है जो भाई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। आप किसी कंपनी में काम करते हो तो भाई कॉन्ट्रैक्ट करो न करो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई आप काम करोगे तो आपको सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी एग्रीमेंट में लिखा होता है कि भाई इतना बोनस मिलेगा, इतना रिवार्ड मिलेगा, ऐसा कुछ। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो मिलता है उसे जीएसटी से बाहर रखते हैं, ओके। ओके, तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जनरली, और वॉलेंटियर जो अपनी इच्छा पूर्वक देना चाहे तो दे सकता है फेस्टिवल पे खुशी पूर्वक, ठीक है। कोई मतलब कोई फिक्स नहीं होता। अगर वॉलंटियर गिफ्ट है और 50K से नीचे है तो जीएसटी से बाहर है, लेकिन जैसे ही एक फाइनेंशियल ईयर में 50K से ऊपर दिया गया तो फिर जीएसटी में आ जाएगा, ओके। अब आगे है प्रिंसिपल एजेंट। ये समझना थोड़ा जरूरी है, प्रिंसिपल और एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट समझ जाओ, जैसे कि सैमसंग कंपनी है, सैमसंग, मुझे बोलने नहीं आ रहा होगा, तो सैमसंग जो कंपनी है और उसका डिस्ट्रीब्यूटर हर एक आपको एरिया मिलेगा, हर एक सिटी में मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर को आप एजेंट मान लो और सैमसंग जो कंपनी है उसे प्रिंसिपल मान लो, ठीक है। सैमसंग कंपनी क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर का अपना फोन हर एक जगह पहुंचाएगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि एजेंट उस सैमसंग फोन को सेल करेगा, ठीक है। या और ज्यादा हो तो भाई अपने छोटे छोटे रिटेलर के पास पहुंचाएगा, ओके। तो क्लोज 3A जो है, क्लोज 3A वो प्रिंसिपल और एजेंट से रिलेटेड है। कह रहा है कि इफ प्रिंसिपल सेंड गुड्स टू एजेंट फॉर सप्लाई ऑन हिज बिहाफ, कह रहा है कि जो एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या कर रहा है, सेल कर रहा होगा तो उसे सप्लाई माना जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल क्या किया, एजेंट को गुड्स भेजा कि भाई ये गुड्स ले जा, तुझे आगे बेचना है, तो प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया, इस सप्लाई माना जाएगा। फिर एजेंट अगर छोटे एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। और फाइनल जो एजेंट है कस्टमर को सेल करेगा वो तो सप्लाई है, ठीक है। तो क्लोज 3A बताता है कि प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करे, एजेंट को ट्रांसफर करे, भेजे तो सप्लाई माना जाएगा। ये लिखा है, इसमें कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े कंपनियां क्या करते, रखते हैं एजेंट को कि देखो ये मेरा स्टॉक है, गुड्स है, फैक्ट्री है, यहां से तुम अपने पास ले जाओ, रखो, तो भी सप्लाई है, ओके। क्लोज B बताता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट। इसमें जस्ट उल्टा हो गया, इसमें एजेंट है प्रिंसिपल के पास भेजता है,
आप गांव में देखते हो ना, गांव में बड़े बड़े क्या होते हैं, एजेंट होते हैं जो आम कस्टमर से, आम व्यक्ति से, किसान से चावल दाल खरीदते हैं, फिर आगे जो मेन प्रिंसिपल है वहां पहुंचाते हैं। तो बीच वाला एजेंट का काम करता है, तो ये पहुंचाते हैं, ये सप्लाई माना जाएगा। ये लिखा हुआ है क्लोज 3B में। आपको जो भी सेक्शन क्लोज नहीं समझ में आएगा, आप बिंदास कमेंट करना, ठीक है? तो मैं उस पे और डिटेल्स और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाऊंगा। ओके, गर्मी में मजा आ रहा है वीडियो बनाने में। चलो अब आगे पढ़ते हैं। क्लोज 4 ये क्या बताता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये तो हम सेक्शन में पढ़े थे ना, सेक्शन 1 में पढ़े थे। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, उसमें था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस कोई भी हो सकता है, लेकिन क्लोज 4 में यहां बता रहे कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, मतलब कि इंपोर्ट तो कर रहे हैं दूसरे कंट्री से, लेकिन वो रिलेटेड पर्सन है। बिजनेस का ऑनर हो सकता है, शॉप का ऑनर हो सकता है, रिलेटेड पर्सन हो, या इस्टेब्लिश आउटसाइड, इंडिया से आउटसाइड इस्टेब्लिश हो, तो भी क्या होगा, उसे जो सर्विसेज इंपोर्ट होगा उसे हम लोग क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। आप देखते हो ना कि जैसे KGF नहीं, कुछ प्रमोट हो जाएगा, छोड़ो। जैसे एग्जांपल के लिए पिज़्ज़ा वाला ले लो, डोमिनो पिज़्ज़ा, ठीक है? ये शायद बाहर का है, तो इंडिया से बाहर इनका ऑफिस है और इंडिया में ये सेल कर रहे हैं, जगह जगह अपना दुकान खोले हुए हैं, ऑफिस। तो ये इंडिया से बाहर जो ऑफिस है वहां से ये सबको सलाह दिया जा रहा है, सर्विस दिया जा रहा है, भले कोई सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन हो, या सर्विसिंग हो, कुछ भी। जनरली सर्विसिंग जो है ना, सॉफ्टवेयर दिया जाता है, ठीक है? तो उसको भी सप्लाई माना जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यही मैंने लिखा हूं कि कंसल्ट कर रहा है, इंडिया में जो ऑफिस है, फॉरेन ऑफिस वाला सब क्या कर रहा है, कंसल्ट कर रहा है, तो भी क्या है, सप्लाई माना जाएगा। तो यहां तक हमने शेड्यूल 1 पढ़ चुके हैं। शेड्यूल 1 में क्लोज 4 तक पढ़ चुके, मतलब क्लोज 4 था, मैंने पढ़ लिया, आपको मैंने पढ़ा लिया। ओके, आप शेड्यूल 2 जानते हैं। वीडियो बड़ी होगी पता है मुझे, आपको मैं क्या करूंगा ना, टाइम स्टैम्प दे, क्या बोलते हो, टाइम स्टैम्प्स वो दे दूंगा, आपको बहुत इजी रहेगा। आपको जिसमें डाउट होगा, रिवीजन करना होगा, उस पर जाकर क्लिक करना, उसी को पढ़ना। ओके, शेड्यूल 2 क्लासिफाइज एक्टिविटी एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, ये तो पढ़े ही है आपको। जब बताया ना 1 फरवरी 2019 को सबसेक्शन 1D जो है क्लोज हो गया था, तो शेड्यूल 2 सप्लाई को डिफाइन करता है, सप्लाई को क्लासिफाई करता है कि सप्लाई हुआ है तो वो गुड्स का हुआ है कि सर्विस का हुआ है, ठीक है? फिर आप उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाओगे, आपको पता चलेगा जो सप्लाई हुआ है गुड्स का होता है, गुड्स के रेट लगाओगे, सर्विस का हुआ तो सर्विस का रेट लगाओगे, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट खोल लो और पिज्जा दे रहे हो, किसी को कुछ और बेच रहे हो और उस गुड्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगा रहे हो, तो नहीं 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 नहीं, सर्विस, दिस इज अ सर्विस, तो आपको टैक्स सर्विस के अकॉर्डिंग लगाना हो, भले वो GST रेट ज्यादा हो कम हो, वो बात की बात है, ठीक है? ऐसे रेस्टोरेंट 5% शायद लगता है, 5% लगता है, ठीक है? आगे बताता हूं। तो शेड्यूल 2 का क्लोज 1A क्या बताता है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल
गुड्स मीन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्या हो रहा है, गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो रहा है। टाइटल मतलब समझो कि ओनरशिप, मालिकाना। जैसे ये माइक मेरा है, दिस इज माइक, इसका ऑनर कौन हूं, मैं हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसका ऑनर आपको बना देता हूं, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, ये सप्लाई कहलाएगा, क्योंकि इसका ऑनरशिप टाइटल बदल गया। मैं था पहले, अब कोई दूसरा हो गया, ठीक है। अब इसमें ये नहीं कहना कि इसका कंसिडरेशन हुआ कि नहीं हुआ, नथिंग। यह गुड्स का सप्लाई हुआ। एक कहां लिखा है, क्लोज ए में, शेड्यूल 2 का क्लोज ए, सॉरी क्लोज 1 ए में, कि गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो रहा है तो गुड्स का सप्लाई माना जाएगा। अरे यार, अब बात करते हैं कौन सा है, टेम्पररी ट्रांसफर। लेकिन मैं इसका है ना टाइटल टेम्पररी ट्रांसफर कर रहा हूं। एक तो परमानेंट कि आज से तुम्हारा हो गया, मैं था इसका मालिक, आज से तुम इसके मालिक हो, तो गुड्स का सप्लाई। लेकिन इसका टेम्पररी कि भाई अभी तो मैं इसका मालिक हूं, लेकिन तू मुझे 500 कुछ रुपए दे दे, फिर मैं 500 रुपये दूंगा, तब मुझे ये दे देना। यानी कि कुछ टाइम के लिए किसी और को मालिक बना देना, यानी कि टेम्पररी टाइटल ट्रांसफर इज सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस का सप्लाई होगा। ओके, इसमें गुड्स नहीं बोलेंगे क्योंकि टेम्पररी टाइटल का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। कंसिडर ई चार्ज जीएसटी लाइबिलिटी में हराज भरेबली नोट क्लेम। अब क्लोज 1 का भी, अभी क्या पढ़ रहे थे, क्लोज 1 ए, ठीक है। क्लोज 1 पढ़ रहे थे, क्लोज 1 ए पढ़ रहे थे, अब क्लोज 1 बी शेड्यूल 2 का। अब है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इट नीडेड सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब इस बार हम टाइटल नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, ये माइक का मालिकाना जो हक है वो मैं ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, मालिक मैं ही रहूंगा। लेकिन अब ये माइक है ना तुम्हारे पास रहेगा, तुम अब वीडियो बनाना। मेरा कोई दोस्त आया, बोला कि मुझे माइक की जरूरत है, तो कुछ दिन के लिए माइक दे दे मुझे, तुमको वो ले जाओ। यानी कि गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है, मालिकाना हक नहीं, मैं जब चाहूंगा उससे ले सकता हूं। तो ये क्या है, सर्विस है। भले मैं उससे सर्विस चार्ज ना लूं, माइक यूज करेगा तो मैं कहूंगा भाई इतना दोनों माइक रखेगा, चल 5-10 रुपए दे देना, कुछ भाड़ा दे देना, तो ये सर्विस होगा। और न लो फिर भी सर्विस होगा, ठीक है। तो पहला है टाइटल ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर तो गुड्स का सप्लाई, टेम्पररी ट्रांसफर तो सर्विस, और डायरेक्ट सिर्फ गुड्स का ट्रांसफर तो सर्विस। गुड्स का ट्रांसफर कौन कह रहा है, क्लोज बी, क्लोज 1 बी, शेड्यूल 2 क्लोज 1 बी। जैसे कार रेंट पे देते हो, फोन देते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम, हो गया 1 बी। अब 1 सी, शेड्यूल 2 क्लोज 1 सी, ट्रांसफर ऑफ गुड्स अंडर एग्रीमेंट वेयर ओनरशिप टाइटल पास इन फ्यूचर आफ्टर फुल पेमेंट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब क्या कर रहा हूं, शेड्यूल क्लोज 1 सी बता रहा है कि मैं इस माइक को उसको दे दे रहा हूं, अपने दोस्त को दे दे रहा हूं,
और कह रहा हूँ कि भाई थोड़े इस माइक इतना प्राइस का है, 2-3 हज़ार रुपए का है, तू क्या कर मंथली या डेली बेसिस पे कुछ कुछ रुपए देते जा। यानी कि फ्यूचर में ये माइक तुम्हारा हो जाएगा, फ्यूचर में इसका टाइटल अब तुम्हारा हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा फ्यूचर में, तभी ये क्या होगा, गुड्स का सप्लाई माना जाएगा। यही क्लोज 1C बता रहा है। ओके, EMI परचेज क्लोज 2A, लेकिन ये गुड्स के सेंस में, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैं क्या कहूं कि भाई पैसे दे दे और ये मकान तुम्हारा हो जाएगा। जैसे क्लोज 2A पढ़ता हूं मैं, लीज टेनेसी एजमेंट ऑफ लाइसेंस टू एक्वायर्ड लैंड विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लोज 2A जो है ना, लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है, लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है। तो क्लोज 2A बता रहा है कि इसमें आप ओनरशिप नहीं सप्लाई कर रहे हो, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। ये मकान जो है इसका मालिक मैं हूं, इसका टाइटल मैं हूं, लेकिन मैं किसी और को दे रहा हूं, इस भले इसका मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं। तो ये क्या कहलाएगा भाई साहब, ये सर्विस कहलाएगा। मतलब दे रहा हूं यानी कि रेंट दे रहा हूं, लीज दे रहा हूं कि चल भाई इसमें तुम रहना, लीज पे कितने साल के लिए तो ये तुम रह सकते हो, यानी कि लीज दे रहा हूं, यानी कि सर्विस दे रहा हूं। ठीक है, तो लीज सी लैंड और बिल्डिंग के मामले में टेम्पोररी ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं, तो यह सर्विस माना जाता है। क्लोज 2B, ये था 2A, 2B लीज और रेंटिंग कॉमर्शियल इंडस्ट्री रेसिडेंशियल फॉर बिजनेस और कॉमर्स स्ट्रीट सप्लाई ऑफ सर्विस। ये भी वही है कि लीज और रेंटिंग जो है कॉमर्शियल इंडस्ट्री पर्पज से दे रहे हो, क्या कर रहे हो, दे रहे हो, तो ये भी सप्लाई माना जाएगा, यानी कि सर्विस का सप्लाई माना जाएगा। इस मकान को मैं कॉमर्शियल पर्पज के लिए दूँ, रेसिडेंशियल पर्पज के दूँ, दे तो रहा हूँ रेंट पे ही ना, लीज पे दे रहा हूँ, उसके बदले पैसे आ रहे हैं, तो ये क्या है, सर्विस ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ सर्विस, उल्टा सीधा जैसे बोलो। ठीक है, ओके। ऐसे लैंड और बिल्डिंग के मामले में हम आगे चलकर सेक्शन में पढ़ेंगे ही। ठीक है, सेक्शन 9 आपको देखने का मिलेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें भी पढ़ेंगे कि किसको आप दोगे रेंट पे तो टैक्स लगेगा, किसको नहीं दोगे, किसको देना चाहिए, सब कुछ। ठीक है, सेक्शन 9 पढ़ेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट। क्लोज 3 ट्रीटमेंट और प्रोसेस, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाई ऑन अनदर पर्सन गुड्स इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब क्लोज 3 बताता है कि आप किसी दूसरे के गुड्स है, आपका गुड्स नहीं है, किसी दूसरे का गुड्स है, चाहे लैपटॉप हो, फोन हो, कुछ भी हो, आप उसमें कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ उसका रिपेयरिंग करते हैं, तो फौरन सिंपल ये क्या होगा, सर्विस होगा। क्या है ना, जीएसटी में जो सेक्शन है ना, वो आपके माइंड को चेक करता है, सोचने के बाद आप कितना सोच रहे हो, क्योंकि आप सोच लोगे तो आप बिना पढ़े, सेक्शन पढ़े आप बता सकते हो क्या है। इस सिंपल है, क्लोज 3 आप पढ़ लोगे, ट्रीटमेंट और प्रोसेस, किसी दूसरे का गुड्स है, उस पर आप क्या करो, रिपेयर कर रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो सिंपल से सर्विस है भाई। उसका खराब हुआ है, तुम बना रहे हो, तो बनाने के बदले वो पैसा देगा, तो दिस इज अ सर्विस। ओके, कार रिपेयरिंग, ये सब। क्लोज 4A ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, परमानेंट ट्रांसफर, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस, सप्लाई ऑफ गुड्स। क्लोज 4A बताता है कि आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, बिजनेस का ट्रांसफर कर रहे हो, परमानेंट कर रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो, दिस इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, क्लोज 4A। क्लोज 4B बिजनेस गुड्स यूज फॉर पर्सनल नॉन बिजनेस पर्पस, यानी कि बिजनेस गुड्स जो है यूज फॉर पर्सनल नॉन बिजनेस पर्सनल सप्लाई ऑफ सर्विस।
कि बिजनेस का गुड्स है, यानी कि जिस पे आप आईटीसी क्लेम किए हुए हैं, बिजनेस पे गुड्स दिखाए हो अकाउंट में, उसे आप पर्सनल यूज करो या नॉन बिजनेस पर्पस, मतलब किसी को दे दो, ऐसे यूज करो, ठीक है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ओके। 4C, क्लोज 4C, when a person ceases to taxable remaining business asset are deemed to be supply। मतलब कि एक पर्सन है जो टैक्सेबल सीज करना चाहते हैं, यानी कि अपना जीएसटी जो ना बंद करवाना चाहता है, कहता है भाई अब मैं काम धंधा नहीं करूंगा, चलो हटाओ, जीएसटी बंद करना चाहता हूँ, जीएसटी बंद का अप्लाई कर दिया, तो उस टाइम जो होगा ना, इसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। यानी कि जो भाई सब पे गुड्स जो है उस पे इनपुट ले चुका है और वो परमानेंटली अब करा कि अब टैक्स से बाहर जाना चाहता हूँ, तो कहेगा भाई डीम्ड सप्लाई है, इसका तुम जितना क्लेम लिए हो आईटीसी भर दो पहले, फिर जीएसटी कैंसल होगा, ठीक है। नहीं तो ऐसा सब करेगा भाई, परचेस कर लेगा और इनपुट ले लेगा और कहेगा मैं जीएसटी से बाहर हूं, तो नहीं नहीं, डीम सप्लाई माना जाएगा। ओके। अब अगला है, इसमें एक्सेप्शन भी है, exception to deem supply on cessation of taxable person, transfer of business as a going concern, business continued by a personal legal representative। मतलब आप जीएसटी से बाहर जा रहे हो, जीएसटी अपना बंद करवा रहे हो, लेकिन आपका जो गुड्स है अब किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को दे रहे हैं, चाहे जो पिता अपने लड़की को देता है, कोई दोस्त यार को दे सकता है, या कोई दूसरे बिजनेसमैन को दे रहा है, तो ये डीम सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ओके। अब क्लोज 5A, सप्लाई ऑफ सर्विस रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर जीएसटी। क्लोज 5A जो बताता है, अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, शेड्यूल 2 पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ सर्विस रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंट ले रहे हैं, सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, दिस इज अ सब सर्विस। मतलब कि आपको जो शॉप है, दुकान है, और आप उसे रेंट पे दिए हो, तो ये भी सर्विस है, कॉमन। अब आता है क्लोज 5B। क्लोज 5 जो है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सप्लाई ऑफ सर्विस, कंप्लीट प्रॉपर्टी सेल आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट फर्स्ट ऑक्यूपेशन नो जीएसटी। क्लोज 5 भी बताता है कि आप कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, बिल्डर वाला केस का हो गया कि वो बोला कि भाई आपका मकान मिल जाएगा, आप पैसे दे दो, और वो मकान अभी बन रहा है, अब बन रहा मकान को सेल किया है बिल्डर, तो वो गुड्स नहीं है, वो क्या है, सर्विस हो गया, ठीक है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, उसको सेल किया जा रहा है कि भाई मकान बना नहीं है, आप पैसे दे दीजिए 10 लाख, ये मकान रेडी हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। तो क्या हो गया, होगा, ठीक है, अभी पैसे ले रहे हो, यानी कि ये सर्विस है, ठीक है। लेकिन वही मकान बन जाए, प्रॉपर रेडी हो जाए, फिर इसको सेल करें, तो ये तो भाई मकान हो गया, इमूवेबल है, मूव नहीं करने वाला है, तो ये तो गुड्स है नहीं, ठीक है, और मकान बेचा जा रहा है, तो इस पर कुछ और टैक्स लगेगा, यानी कि जीएसटी से बाहर है, ठीक है। क्लोज 6 कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई के लिए हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 8 में, टेंशन मत लो। कंपोजिट सप्लाई जो नेचुरली बंडल होता है, मतलब हम लोग आर्टिफिशियल उसको मिलाते नहीं है, नेचुरली वो मिला हुआ रहता है, उसका सप्लाई होता है, तो कंपोजिट सप्लाई पढ़ते हैं। इसका हम लोग सेक्शन 8 में पढ़ेंगे। सेक्शन 8 में सब सेक्शन 1, 2 पढ़ेंगे। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई जस्ट सेक्शन 7 के बाद आएगा। तो अभी तक हमने शेड्यूल 2 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि अब अगला वीडियो बनाऊं, आप अपना रिस्पॉन्स देना, मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, कैसे मैं सुधार कर सकता हूँ। नेचुरली मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं जस्ट जल्द ही लाऊंगा, उसमें शेड्यूल 3 से कंटिन्यू करूंगा। आप मुझे आप कमेंट जरूर करना, मुझे रिव्यू चाहिए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ,
कैसा बता रहा हूँ? क्या मुझे थोड़ा शॉर्टकट में चलना चाहिए कि शेड्यूल 3 है तो क्लोज ए बी सी को एक ही बार में शॉर्टकट में बता दें, कि ऐसी डिटेल्स में जैसे मैं अभी तक बताते आ रहा हूँ, क्या आपको कितना समझ में आया है? ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो प्रॉपर रीजन के साथ मुझे कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा आपका ओरिजिनल नेचुरल रिव्यू। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी वीडियो था, आपने यहाँ तक देखा। ओके।